जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है और ये टॉपिक है रेजोनेंस के बारे में। इजी सा टॉपिक है लेकिन इसकी वाइड एप्लीकेशंस हैं जिन्हें हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं रेजोनेंस को। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं और इसको हम देखते हैं कि रेजोनेंस क्या होता है और ये हमारे किस काम आता है। So 7.6 नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिफाइन इट्स डिफाइन इट कि हमें ये बेसिकली है क्या, एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको फिर जो है वो देखते हैं। तो जी here we have the definition about the resonance, that is what, when the frequency of applied force becomes equals to the one of the natural frequency of vibrating body, then resultant amplitude increases. This phenomena is called as resonance. दोबारा से देखिए कि when the frequency of applied force becomes equals to one of the natural frequency of vibrating body, मतलब आपके पास क्या है, एक वाइब्रेटिंग बॉडी है एंड इट हैज वन ऑफ इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। याद रखिए एक बॉडी की एक या एक से ज्यादा नेचुरल फ्रीक्वेंसीज हो सकती है। अब आप उस बॉडी पे एक पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करते हो। अगर उस पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो बॉडी के अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के इक्वल या फिर इसका इंटीजर मल्टीपल हो जाती है, तो देन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस। उससे क्या होगा कि बॉडी का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाएगा। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द रेजोनेंस। अब इसकी हमारे पास कई एग्जांपल्स मौजूद हैं, जिसमें एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा कि आप लोग को उसका थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाट, कि समटाइम इट हैपेंस कि आपके घर के ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर गुजरता है। देन क्या होता है कि आपको कोई ना कोई डोर या फिर खिड़की वो वाइब्रेट करना शुरू कर देती है, वो बजना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली दिस इज व्हाट ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ द रेजोनेंस। ऐसा जो आपके पास रेजोनेंस के फिनोमेना की वजह से होता है कि जो साउंड वेव्स आ रही होती हैं उस हेलीकॉप्टर के ऊपर से गुजरने से, उन साउंड वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो उस खिड़की या दरवाजे की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है उसके इक्वल हो जाती है, या फिर उसका इंटीजर मल्टीपल होती है, सो डैट कि जिससे अब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन उस बॉडी का इंक्रीज हो जाता है और क्या है कि हमारे पास वो एक लार्जर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। देन वी हैव अनदर एग्जांपल ऑफ अ स्विंग, झूले की। ये तो हम तमाम लोगों का इत्तेफाक है कि हम लोग सारे झूला लेते भी हैं और देते भी हैं। तो अगर आपने वहां पे देखा हो तो वहां क्या सीन होता है कि आप जब झूले के पीछे खड़े होकर एक बच्चे को झूला दे रहे होते हैं तो आप एक पीरियोडिक फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। तो अब आप बहुत कम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन रिपीटेडली होती है, बार बार होती है, तो आप देखते हैं कि थोड़ी देर में जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और झूला बहुत दूर दूर तक जाना शुरू होता है अबाउट इट्स मेन पोजीशन। तो दिस इज आल्सो ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ द रेजोनेंस। सो फ्रॉम दीज टू एग्जांपल्स अब आपको बात ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगी अगर आप दोबारा से इसकी definition को देखते हैं कि that when the frequency of the applied force becomes equals to the one of the natural frequency of vibrating body, then the resultant amplitude increases, and this phenomena is called the resonance. And same also true for the time period. कहता है ये जो डेफिनेशन है टाइम पीरियड के लिहाज से भी आ सकती है कि when the, अब हम फ्रीक्वेंसी को हटा करके हम यहाँ पे टाइम पीरियड लगा दें, देन इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि that when the frequency of when the time period of applied force becomes equals to the one of the natural time periods
ऑफ द बॉडी, तो देन सेम फिनोमेना, मतलब फ्रीक्वेंसी को जस्ट आपने हटा देना, वहां पे टाइम पीरियड लगा दें, ये भी डेफिनेशन आपके पास ट्रू हो जाएगी। नाउ लुक हियर, here we have the two pendulums, both have got the same length, और इनको हमने क्या किया कि एक रस्सी के साथ बांध दिया है, ठीक है, ये रॉड नहीं है बल्कि क्या है, एक रस्सी है, उसके साथ हमने इनको बांध दिया है, एंड बोथ हैव द सेम लेंथ। जब लेंथ इनकी सेम होगी, ऐसे सिचुएशन में इनका जो टाइम पीरियड है वो भी क्या होगा, सेम होगा, इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। अगर पेंडुलम्स की लेंथ सेम है, याद रखिए, तो उनका टाइम पीरियड और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी सेम। तो जब आप इनमें से क्या करेंगे कि एक पेंडुलम को आप वाइब्रेट करवाएंगे, तो यू विल सी कि दूसरा जो पेंडुलम है वो भी साथ क्या करेगा कि वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। अब आपने सिर्फ एक को सेट इनटू वाइब्रेशन किया था, लेकिन अदर बिकम्स आल्सो बिगिंस टू वाइब्रेट, एंड दिस इज ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ द रेजोनेंस। अब इसमें होता क्या है, से अगर हमने इस रेड वाले को, से अगर हमने इस रेड वाले को जो है वो क्या किया था कि मूव करवाना स्टार्ट किया था, तो अब जब ये आगे पीछे मूव करेगा, तो इट विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन दिस हैंगिंग स्विंग, सॉरी जो स्ट्रिंग है उसके ऊपर ये अप्लाई होगी, ये फोर्स यहाँ से फिर मुंतकिल होगी इस पेंडुलम तक, और इस पे अब एक पीरियोडिक फोर्स अप्लाई शुरू हो जाएगी, जिससे ये क्या करेगा कि ये भी आगे पीछे मूव करना शुरू कर देगा। तो लुक हियर, अब आपको जो है वो पता चलेगा, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम थोड़ा सा क्या आ रहा है इसके अंदर, कि ये आउट ऑफ फेज है इनकी मोशन, तो ऐसी सिचुएशन में फेज क्या हम आगे चल के पढ़ेंगे, तो एक चलता है दूसरा रुक जाता है, फिर दूसरा रुकता है पहले वाला चलना शुरू कर देता है, और ये नीचे यू कैन से कि इनकी क्या आ रही है, बेसिकली वेव फॉर्म आ रही है, ये किस तरह से वाइब्रेट कर रही है। तो दिस इज व्हाट आपकी बुक के अंदर उसने इससे थोड़ी सी डिफरेंट एग्जांपल दी है, क्योंकि मुझे एनिमेशन ही मिली थी इसलिए मैंने यहाँ पे ये उठा ली है। तो वहाँ उसने 4 पेंडुलम ले लिए और कहा कि इनमें को हम क्या कहते हैं, किसी एक को वाइब्रेट करवाते हैं। तो सेम फिनोमेना वहाँ भी है कि जिस पेंडुलम की लेंथ सेम होगी दूसरे के साथ, दूसरा पेंडुलम भी क्या करेगा कि वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस। वैसे होता क्या है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। इफ f is the natural frequency of the body, then the resonance takes place at, से कहते हैं कि हमारे पास ये पेंडुलम है या कोई दूसरा बॉडी है, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी एफ है, 10 हर्ट्ज है, 20 हर्ट्ज है, 1000 हर्ट्ज है, 1 लाख हर्ट्ज है, जितनी भी उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसकी एक ज्यादा नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो सकती है। देन रेजोनेंस टेक्स प्लेस एट, रेजोनेंस कहाँ पे आएगी, लुक हियर, कि F2 is equal to the 2F1, आपके पास जो रेजोनेंस है, एक तो आपके पास F1 आ जाएगी ना, दूसरी इज इक्वल F2 is equal to the 2F1, मतलब वो जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसका डबल हो जाएगा। F3 is equal to 3F1, मतलब एक और फ्रीक्वेंसी जो कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी का 3 टाइम्स है। F4 is equal to the 4F1, ये एक और आपके पास आ गई जो कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी का 4 टाइम्स है, एंड सो ऑन। तो हो सकता है एक बॉडी की एक ही नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो या एक से ज्यादा नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी मौजूद हो, तो जो ही अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी उस बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल या फिर उसके, ये देखिए, इंटीजर मल्टीपल के साथ मैच कर जाएगी, तो वो बॉडी में क्या करेगा, एक लार्जर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस। इसमें एक और एग्जांपल भी हमारे पास आती है, एक तो हमने ले लिया मैकेनिकल रेजोनेंस की एग्जांपल स्विंग की, झूले की, एक और हमारे पास एग्जांपल आती है, और वो एग्जांपल हमारे पास आती है इसकी, यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। इट्स अबाउट दी मार्च ऑफ सोल्जर्स ऑन सस्पेंडेड ब्रिज, ऑन सस्पेंडेड ब्रिज, मार्च ऑफ सोल्जर्स ऑन अ सस्पेंडेड ब्रिज, ये हमारे पास एक और एग्जांपल आ जाती है, जिसमें क्या है कि जब आपके सोल्जर्स मार्च करते हुए किसी सस्पेंडेड ब्रिज पे जाते हैं, मतलब जिसके नीचे सपोर्ट ना हो, उसको रस्सियों से बांधा गया हो, तो देन उनको ऑर्डर किया जाता है कि ब्रेक देयर स्टेप्स, मतलब कदम से कदम मिलाकर ना चलें, जैसे कि आम लोग चलते हैं इस तरह से आप चलें। तो ब्रेक देयर स्टेप्स, अपने कदम तोड़ दीजिए, कदम से कदम मिलाकर ना चलिए, वो लेफ्ट राइट कर रहे होते हैं। व्हाई दे आर व्हाई दे आर आस्क्ड टू डू सो,
बिकॉज कि अगर वो ब्रिज के ऊपर भी मार्च करके ही चलें तो एक पीरियाडिक फोर्स ब्रिज पे अप्लाई होना शुरू हो जाएगी। उस पीरियाडिक फोर्स से क्या होगा कि लाइकली पॉसिबल कि इस पीरियाडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी तो ब्रिज जो है वो खतरनाक हद तक झूलना शुरू कर देगा, मतलब ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएगा, जिससे पुल के टूटने का भी खदशा हो सकता है। तो दैट्स व्हाई दे आर सेट टू ब्रेक देयर स्टेप्स। तो ये हमारे पास आ जाएंगे कुछ, एक सेकंड एग्जांपल आ जाएगी रेजोनेंस की। नेक्स्ट हम चलते हैं एंड नाउ वी टॉक अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की एप्लीकेशन जो है वो उनको डिस्कस करते हैं जरा। तो here we have a tuning a radio set। अब ये आपके ज़माने की तो एग्जांपल नहीं है, ठीक है? ये आज से तकरीबन लोग 15-20 साल पहले जाएँ, तो उस वक़्त ये चीज़ हमें मिलती थी। अब तो तकरीबन रेडियो सेट जो है वो बिल्कुल ही नापैद हो चुके हैं। तो बहरहाल रेडियो के ऊपर जब आपने कोई पर्टिकुलर स्टेशन सेलेक्ट करना होता था, तो वो जो रेडियो सेट की हम ट्यूनिंग करते थे, उसके अंदर भी हमारे पास रेजोनेंस का ही फिनोमेना इन्वॉल्व होता है। तो लुक है, यहाँ पे मैंने इसको बुक्स को थोड़ा-सा कॉपी किया है ताकि आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो सके और कोई एक्स्ट्रा बात मैं ना करूँ। तो लुक हियर, ट्यूनिंग अ रेडियो इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। अच्छा, अब ये आपसे ना एमसीक्यू में भी बातें करता है। यदि फलाँ चीज़ बताओ, फलाँ किसकी एग्जांपल है रेजोनेंस की, फलाँ किसकी एग्जांपल है, तो याद रखना है कि ये आपने दिस वन, दैट tuning a radio set is a best example of electrical resonance। ये आपके पास इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की एक अच्छी एग्जांपल है। उसमें आपको क्या कहता है कि व्हेन वी टर्न ऑन द नॉब ऑफ अ रेडियो, ये देखिए ये आपके पास रेडियो की नॉब है, जब आप इसे घुमाते हो to tune a radio station ताकि हम किसी स्टेशन को सिलेक्ट कर सकें, we are changing the natural frequency of electric circuits of the receiver। रिसीवर्स में यार ये रेडियो सेट ही है। ये रेडियो सेट के अंदर जो सर्किट लगा होता है, दर हकीकत हम क्या कर रहे होते हैं कि उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे होते हैं टू मेक इट इक्वल टू द ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियो स्टेशन, ताकि हम इस रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी को मैच कर सकें जो इनकमिंग रेडियो वेव्स आ रही हैं स्टेशन से, उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ। व्हेन द टू फ्रीक्वेंसीज मैच, जब इनकमिंग जो रेडियो वेव्स आ रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी उस रेडियो सेट के अंदर जो सर्किट लगा हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी, जब ये दोनों आपस में मैच करते हैं, एनर्जी अब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम। तो रेडियो के अंदर जो एनर्जी अब्जॉर्प्शन है वो अब मैक्सिमम हो जाता है। एंड दिस इज द ओनली स्टेशन वी हियर। तो फिर वो कहता है कि ये आपके पास वो स्टेशन सेलेक्ट हो जाता है जिसकी साउंड आपको आना स्टार्ट हो जाती है। So this is what the phenomena of the resonance in tuning a radio set. And same is done with the digital tuning। आज आजकल आपके पास जो मोबाइल्स हैं, वो मोबाइल्स के अंदर जो उसने एफएम दिया होता है, तो उसमें भी एग्जैक्ट यही काम हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि वो काम डिजिटली हो रहा है, हमें वो नॉब घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए जो है वो हमें इसका एक्चुअली इतना ज्यादा रियलाइज नहीं होता है। अदरवाइज फिनोमेना वहाँ भी सेम होता है कि आपके रेडियो सेट के अंदर जो सर्किट मोबाइल के अंदर जो रेडियो सेट का सर्किट लगा है, जो रिसीवर सर्किट लगा हुआ है, वहाँ भी फिनोमेना यही होता है कि बेसिकली फ्रीक्वेंसी वेरी की जाती है और वो जो इनकमिंग रेडियो वेव्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ हम उसको एफएम की जो वेव्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी से उनको मैच करते हैं। जिससे क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर रेडियो जो स्टेशन जो है वो सेलेक्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आती है, इट्स अबाउट द मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई। ये एक एडवांस और टेक्निक है, डायग्नोस्टिक टेक्निक है टू डायग्नोस द इंटरनल और द हिडन एनोमलीज, फ्रैक्चर और एनी अदर डिजीज इन द बॉडी। ह्यूमन बॉडी जो है उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं एमआरआई को।
खाली बॉडी के लिए भी नहीं, बाकी और जो दूसरी चीज़ें हैं उनके लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फिर हम मोस्टली इसी को इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ लुक हियर, magnetic resonance scanning has a great improved medical diagnosis. ये इसका एक जो प्रीवियस वर्जन था वो बेसिकली सीटी स्कैन था, ठीक है, जिसे हम कैट स्कैनर भी कहते हैं, सीटी स्कैन भी कहते हैं। लेकिन सीटी स्कैन थोड़ा सा हार्मफुल था, लेकिन अब आपके पास ये जो एमआरआई है ये उसके निस्बत बहुत कम हार्मफुल, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास बात आती है इसकी। द स्ट्रॉन्ग रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस आर यूज्ड टू कॉज द न्यूक्लियर ऑफ द एटम्स टू पास। इसे हम कहते क्या है, जिस बंदे की हमने एमआरआई करनी होती है उसको लिटाया जाता है और उस पे स्ट्रॉन्ग रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन फॉल की जाती है, मतलब जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है और इंटेंसिटी भी ज्यादा होती है। जिससे क्या होगा कि जो बॉडी के एटम्स हैं वो एटम्स यूं ऐसे वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, सारे के सारे एटम्स जो है वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। व्हेन द रेजोनेंस अकर, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द मॉलिक्यूल। अब कहते हैं कि जब आपके पास रेजोनेंस होगी, मतलब जो अब आपने ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी अप्लाई की है उसकी फ्रीक्वेंसी और जो आपके पास बॉडी के अंदर एटम्स जो हैं या मॉलिक्यूल से वाइब्रेट कर रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी आपस में मैच कर जाएगी, तो उस वक्त आपके पास एनर्जी एब्जॉर्प्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। द पैटर्न ऑफ द एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस अ कंप्यूटर एनहांस्ड फोटोग्राफ। तो फिर कहता है कि उससे हम क्या कहते हैं कि हम कंप्यूटर का सहारा लेते हैं, वो जो डाटा आता है वो कंप्यूटर के अंदर मुंतकिल होता है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो इसको क्या कहता है कि एक सर्टेन पैटर्न मुताबिक एनहांस करके वो हमें मॉनिटर के ऊपर एक और एक फोटो दिखा देता है या लाइव आपको इमेज दे देता है, जिससे हम जो है वो इंटरनल पार्ट्स हैं उनको स्टडी कर सकते हैं और जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो, कोई एनॉमली हो, कोई मसला हो, तो हम उसको क्या कर सकते हैं कि देख सकते हैं, उसकी आप इसको लोकेट कर सकते हैं। So this is what your magnetic resonance imaging MRI आपके पास एक diagnostic technique है to study the human body. And then next we have another application of the resonance, and it's a microwave oven. ऑलमोस्ट हर घर में मौजूद है माइक्रोवेव ओवन, दोनों काम के इस्तेमाल होता है, फॉर कुकिंग फूड भी इस्तेमाल होता है एंड फॉर हीटिंग द फूड उसके भी हम इसे इस्तेमाल की करते हैं। तो आइए जरा देखते हैं कि उसके अंदर क्या सिचुएशन होती है। So here we have the cooking of a food and the resonance. In a microwave oven, microwaves with a frequency similar to the natural frequency of vibration of water or fat molecules are used. अब चूंकि यहाँ पे हमारा खाने पीने का काम होता है सारा, तो हमें पता है कि जितनी भी खाने पीने वाली चीजें हैं उन तमाम के अंदर वाटर तो लाजमी मौजूद होता है या फिर फैट मॉलिक्यूल्स हैं वो मौजूद होंगे। ऐसी सिचुएशन हम क्या कहते हैं कि जो माइक्रोवेव होता है उसका नाम वो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं जो फ्रीक्वेंसी इन दोनों के साथ ऑलमोस्ट मैच करेगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ मैं आपको टिपिकल एग्जांपल दूं तो जो फ्रीक्वेंसी हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रोवेव के अंदर वो तकरीबन होती है वो होती है जी अबाउट 24 F। चलें हम इसको यूं लिख लेते हैं कि F इज इक्वल टू दी 24 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, ऑलमोस्ट। और मजे की बात यह है कि इसके अंदर हम जो इस्तेमाल करते हैं वेव्स, उनकी जो वेवलेंथ होती है लैम्डा, दैट इज इक्वल टू दी अबाउट 12 सेंटीमीटर। अब ये नाम हम इसको दिया है माइक्रोवेव्स का, ठीक है, तो ये मतलब नहीं कि उनकी जो वेवलेंथ है वो माइक्रोमीटर में होगी,
बल्कि इनकी जो वेव लेंथ है वो कितनी होती है, अबाउट 12 सेंटीमीटर के करीब, मतलब आधा फीट या आधे फीट से थोड़ा सा कम, इतनी इनकी वेवलेंथ होती है। और जो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है वो अबाउट 2400 मेगाहर्ट्ज, या इसे आप यूं भी कह सकते हो 2.4 गीगाहर्ट्ज के करीब होती है। So look here ji, microwaves with a similar frequency, with frequency similar to the natural frequency of the vibration of water are the fat molecules are used. When food which contains water molecules is placed in an oven, अब वो चीज जिसके अंदर पानी मौजूद है, वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद है, जब आप उसे ओवन में रखोगे, द वाटर मॉलिक्यूल्स रेजोनेट्स absorbing energy from the microwaves and consequently gets heated up. अब वाटर मॉलिक्यूल्स तो ऑसिलेट कर रहे हैं, जब उनके ऊपर आप एक बेस डालेंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी उनकी फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, तो वो क्या करेंगे कि लार्जर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, मतलब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे। जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो एनर्जी किधर जाएगी, उसी फूड के अंदर रहेगी, जिससे क्या होगा कि वो फूड आपकी गर्म हो जाती है। The plastic or glass containers do not heat up since they don't have the contain water molecules. अब आपने इसमें देखा होगा, बड़े मजे की बात यह है कि जितने भी गिलास शीशे के बर्तन होते हैं या प्लास्टिक के बर्तन होते हैं, कि जब आप उनको ओवन में रखते हो तो वो गर्म नहीं होते, लेकिन उनके अंदर रखी हुई जो चीज होती है वो चीज क्या है कि गर्म हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज ड्यू टू द व्हाट, क्योंकि उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है प्लास्टिक या गैस कंटेनर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी क्या है कि इक्वल होती है किसके, इक्वल नहीं होती है इनकमिंग रेडियो वेव से, जिससे वो अनअफेक्टेड रहते हैं, उनको उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा जी, आपके पास कि वो हीट अप नहीं होंगे। ठीक है, वो किसी तरह से भी हीट अप नहीं होंगे और उसके अंदर जो रखी हुई फूड है वो फूड गर्म हो जाएगी। तो दिस इज व्हाट हाउ द योर माइक्रोवेव ओवन वर्क। ठीक है, तो ये अब हमारे पास आ गई। पहले मैंने आपको दो एग्जांपल्स दे दी, स्विंग की, झूले की जगह बच्चे को झूला देते हो वो, और उसके बाद मैंने फिर आपको सिंपल पेंडुलम्स की एग्जांपल दे दी। तो दीज आर द टू एग्जांपल्स ऑफ द रेजोनेंस। थर्ड एग्जांपल मैंने आपको दी थी हेलीकॉप्टर की, जब हेलीकॉप्टर गुजरता है तो घर का कोई ना कोई खिड़की या दरवाजा जो वो बजना शुरू हो जाता है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द रेजोनेंस फॉर एक्सप्लेनिंग द रेजोनेंस फिनोमेना। एंड हियर जो लास्ट में हमने तीन चीजें पढ़ी हैं, इट्स अबाउट द tuning a radio set, MRI, and the microwave oven. Basically, these are what the applications of the resonance. तो here आपका जो रेजोनेंस का फिनोमिना है ये कंक्लूड होता है। ठीक है, यहाँ